हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम गणित का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं तो आपका प्रथम कार्य होगा। क्या होगा आपका प्रथम कार्य? बच्चे के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना, उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना, अपने विषय में अपनी योग्यता बताना या उपरोक्त सभी। तो अगर आप किसी विद्यालय में नए अध्यापक नियुक्त होकर, गणित के अध्यापक नियुक्त होकर जाते हैं तो प्रथम कार्य क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के ज्ञान का पता लगाना, पहले से उनको उस विषय के बारे में कितनी जानकारी है और उनकी भावना के विषय में पता लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्या ए और बी हैं, उनका लासा निकालने के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है। संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वह एक और वह स्वयं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, दो अभाज्य संख्याओं का लासा उनका भागफल होता है। दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लासा होगा। अभाज्य संख्याओं का लासा ज्ञात नहीं कर सकते, अभाज्य संख्याओं का लासा उनका योगफल होगा। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी अगर दो अभाज्य संख्याएं दी हैं, मान लीजिए 3 और 5, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, इनका गुणनखंड सिर्फ एक और ये खुद संख्या होंगी, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5। तो इसलिए इनका जो लासा होगा वह दोनों का गुणनफल हो जाएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हो, कभी उनका लासा पूछे तो उन दोनों का गुणनफल ही उनका लासा होगा। तो यहाँ पर दोनों का लासा क्या होगा? ए इंटू बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए। सर्वप्रथम जब मान लीजिए शिक्षक कक्षा में भिन्न पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? चौकोर, गोल या आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों में समझाइए। भिन्नों का जोड़ व घटाव समझाइए। अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाइए। अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाइए। तो स्टार्टिंग में जब अध्यापक भिन्न को पढ़ाएंगे तो उनको क्या करना चाहिए? बच्चे के आसपास जो चीज़ें हों, कोई चौकोर चीज़ हो, गोल चीज़ हो, आयताकार चीज़ हो, जैसी भी चीज़ हो, उसको पूरा एक भाग मानिए और उसको कई खंडों में बांटकर बच्चे को उसमें समझाइए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बच्चे को कोई चीज़ खंड खंड में करके उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई समझाई जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3657 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर एक संख्या है जो होगी। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन सीटेट में अवश्य आता है, हर बार आता है, स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन सदैव अभाज्य होगी, सदैव समसंख्या होगी, 3 से विभाज्य होगी या दोनों का अंतर शून्य होगा। तो 3657 में जो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुणे 10। 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 50, क्योंकि 5 जो है वो दहाई की जगह पर है, इसलिए 5 गुणे 10, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। स्थानीय मान तो ऐसे सबको आता होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान बहुत ही ईजी है। अगर 5 का जातीय मान पूछ रहा है तो 5 होगा, 7 का पूछता तो 7 होता, 6 का पूछता तो 6, 3 का पूछता तो 3। जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता है। जिस संख्या का जातीय मान पूछे वही संख्या उसका जातीय मान होती है। तो यहाँ पर हमने स्थानीय मान तो निकाल लिया 5 और जातीय मान आ गया, स्थानीय मान आ गया 50 और जातीय मान आ गया 5। अब यहाँ पर क्या रहा है? दोनों का अंतर एक संख्या है, दोनों का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 45। कौन सी संख्या आ गई? 45। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सदैव अभाज्य होगी। 45 संख्या अभाज्य नहीं है, 3 से कटती है, 5 से कटती है, 9 से कटती है, तो अभाज्य तो होगी नहीं, नहीं होगा ये। सदैव सम संख्या होगी, सम संख्या भी नहीं है, विषम संख्या है ये भी नहीं होगा। 3 से विभाज्य होगी, ये हो सकता है क्योंकि 45 3 से विभाज्य होगा, 3 का नाम 3, 3 5 15। नेक्स्ट है दोनों का अंतर शून्य होगा, अंतर शून्य भी नहीं आया, 45 आया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? गणित की प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दिशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना, उपरोक्त सभी। तो अगर गणितीय भाषा संबंधी बच्चों में विकास करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? गणित की जो प्रक्रियाएं हैं, गणित का जो ज्ञान है उसको क्रमबद्ध रूप से दिया जाए। जैसे
पहले बच्चों को जोड़ सिखाया जाए, फिर उसके बाद घटाव सिखाया जाए। अगर बच्चे को डायरेक्ट गुणा या भाग सिखाया जाएगा तो वह उनको नहीं सीख पाएंगे। पहले जोड़ घटाव, उसके बाद गुणा भाग ऐसे करके सिखाया जाए क्रमबद्ध रूप से, तो वह समझ पाएंगे। तो ये तो राइट है। विभिन्न दिशाओं में बच्चों को गणितीय समस्याओं से संबंधित चीज़ें समझाई जाएं, ये भी राइट है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट किया जाए, ये भी राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न की तुलना करते समय एक राधा नाम की लड़की है, उसने भिन्न की तुलना की जिसमें 5/9 व 7/11 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण कर दिया। क्या किया उसने? 5/9 और 7/11 दोनों भिन्न को क्या बताया? समान बताया, और यह स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि भिन्न 7/11 अंश व हर में समान वृद्धि हो रही है, अतः दोनों भिन्न का मान समान रहेगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गलत बता रही है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि ये 5/9 है और ये 7/11 है। दोनों में इधर अंश में जो है 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, हर में भी 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि दोनों में समान रूप से क्या किया जा रहा है? वृद्धि हो रही है, तो इसीलिए इन दोनों का मान समान है। तो राधा का जो ये स्पष्टीकरण है, इससे क्या ज्ञात होता है? राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणा ठीक से समझ नहीं है, राधा को भिन्न के परिणाम की ठीक से समझ नहीं है, उसे अंश और हर का ज्ञान नहीं है, उसे भिन्न का लासा लेने की समझ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, राधा को भिन्न की समझ तो है, क्योंकि उसने इन्हें समझा और उसने ये भी जाना कि ऊपर अंश में 2-2 की वृद्धि हो रही है और हर में 2-2 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर उस राधा को ज्ञान क्या नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणा की ठीक से समझ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? जब किसी बच्चे का मूल्यांकन किया जाए तो अच्छी परीक्षा में कौन सा गुण होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए। अच्छी परीक्षा के ये गुण होते हैं, विश्वसनीय होनी चाहिए परीक्षा, वैध होनी चाहिए और व्यापक होनी चाहिए, मतलब सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पे जो आवश्यक नहीं है वह होता है परिणाम। परीक्षा के परिणाम क्या प्राप्त हुए यह आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की रचना करने हेतु निम्न में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अगर आपको कोई चतुर्भुज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या आपको आवश्यक होगा? केवल 4 भुजाएं ज्ञात हों, 3 भुजा और 1 विकर्ण ज्ञात हो, 4 भुजा तथा 1 कोण ज्ञात हो, 4 कोण और 1 भुजा ज्ञात हो। तो चतुर्भुज बनाने के लिए आवश्यक जो होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी, 4 भुजा और 1 कोण ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 राशियां ए और बी एक दूसरे की विलोम हो जाएं तो उस स्थिति में निम्न में से कौन सा संबंध होगा? 2 राशियां हैं ए और बी, जब दोनों एक दूसरे की विलोम हो जाएं तो कौन सा संबंध होगा? जब ए और बी दोनों राशियां एक दूसरे की विलोम होंगी तो क्या होगा? मान लीजिए हो जाएगा a बराबर 1/b, या इसी को हम लिख सकते हैं b बराबर 1/a। दोनों एक दूसरे की विलोम हुई, तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? a मान लीजिए इधर चला जाएगा तो a b बराबर आ जाएगा 1, a इंटू बी बराबर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बराबर 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए बी बराबर 1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने श्यामपट्ट पर किताब रखकर उसके चारों ओर लाइन खींच दी, तो आपके द्वारा खींची गई लाइन का योगफल होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक गणित के अध्यापक हैं, उन्होंने एक किताब ली और ऐसे किताब के चारों ओर किताब रखकर उसके चारों ओर ऐसे लाइन खींच दी। तो यहाँ पर क्या, और इन लाइनों का योगफल किया, तो इन लाइनों का योगफल क्या होगा? किताब का क्षेत्रफल होगा, किताब का परिमाप होगा, किताब की आकृति होगी, इनमें से कोई नहीं। तो जब चारों तरफ के लाइनों का योगफल होता है तो वह होता है किताब का परिमाप या किसी भी चीज़ का परिमाप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित के पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। किस तरह के शीर्षक हैं? कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया। ऐसे शीर्षक एनसीईआरटी की बुक में क्यों रखे गए हैं? क्यों यह परिवर्तन किया गया है? उन्हें अलग सा समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने हेतु। तो अब ये देखिए जो शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए शिक्षण को या विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए ये शीर्षक सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित का शिक्षा का ज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? खेल विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर जो शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है निगमन विधि में। निगमन विधि में सबसे पहले नियम बता दिए जाते हैं और उसके बाद उदाहरणों से उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो ये जो नियम होता है ये बच्चे के लिए अज्ञात होता है। उसके बाद
जिन उदाहरणों से उनका स्पष्टीकरण किया जाता है, उदाहरण जो होते हैं वे ज्ञात होते हैं। आगमन निगमन विधि डिटेल से एक वीडियो में बताई गई है, जिसने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लें, उससे आपकी आगमन और निगमन विधियाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदर्शन विधि में देखना, सुनना और समझना ये तीनों ही सिद्धांत लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है? क्या है? आप गणित के अध्यापक हैं तो कक्षा में जो मंदबुद्धि छात्र होंगे उनके स्तर में कैसे सुधार लाएंगे? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, मंदबुद्धि परीक्षण द्वारा, सृजनात्मक परीक्षण द्वारा या विश्लेषणात्मक परीक्षण द्वारा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। निदानात्मक परीक्षण में होता क्या है, बच्चे की जिस भी क्षेत्र में कठिनाइयाँ होती हैं उन कठिनाइयों को पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण में, किस कारण से उसको किसी क्षेत्र में कठिनाई आ रही है। तो निदानात्मक परीक्षण से यह पता लगाया जाएगा कि बच्चे क्यों मंदबुद्धि है, क्यों उस क्षेत्र में उसको कठिनाई आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, क्यों नहीं उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाएगा। उसके बाद उसका उपचार किया जाएगा जिससे उनके स्तर में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त की परिधि कितनी गुनी हो जाएगी यदि उसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब उसकी त्रिज्या को मान लीजिए हमने 3 गुना कर दिया तो हो जाएगा 2π × 3r। अब यहाँ पे 3 को आगे ले आते हैं, 3 × 2πr। अब ये तो पूरी वृत्त की परिधि हो गई, 2πr होती ही है, तो ये कितनी गुनी हो जाएगी जब उसकी त्रिज्या 3 गुनी कर देंगे? तो 3 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिधि जो है ये 3 गुनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? मान लीजिए ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ऐसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनमें कौन सा कथन असत्य होगा? एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं, कौन कौन से एकांतर कोण होंगे? ये और ये दोनों एकांतर होंगे। मान लीजिए 1 और 1 हो गए, और इधर वाले ये दोनों होंगे 2 और 2, ये दोनों एकांतर हो गए। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, 1 और 1 बराबर होगा, 2 और 2 बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अब एक ही ओर बने अंतः कोण, जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ऐसे इधर भी ये और ये, तो इन दोनों का 180 अंश होगा और इधर वाले का इन दोनों का 180 अंश होगा। ये भी राइट है। समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होंगे। संपूरक मतलब 180 अंश होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कोई दो कोण, कोई भी दो कोण समांतर रेखा पर बने। मान लीजिए ये हम ले लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी दो कोण संपूरक नहीं होते, बल्कि ये जो अंतः कोण होते हैं ये संपूरक होते हैं। नेक्स्ट है संगत कोण बराबर होंगे। ये भी राइट है, संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक ही और बने अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? योजना विधि की ये परिभाषा है, किसने दी इसे? किलपैट्रिक ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़े और 10 मीटर लंबे आयत का परिमाप निम्न क्रिया द्वारा निकालता है। अब परिमाप क्या होता है? जैसे आयत ले लेते हैं तो आयत की चारों भुजाओं का योगफल होता है उसका परिमाप। वर्ग लेंगे तो उसकी भी चारों भुजाओं का योगफल उसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर क्या करता है? 8 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर लंबा है। मान लीजिए ये कोई आयत है, 8 मीटर चौड़ाई हो गई इसकी, दोनों साइड की 8 और 10 मीटर लंबाई हो गई। तो इसका जो परिमाप होगा इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 36। तो उसने ऐसे निकाला। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या आलोचनात्मक विधि? तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी ने किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया, उसने डायरेक्ट हल किया, डायरेक्ट उसने सभी को जोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। उसने हल करके निकाल दिया कि कितना परिमाप होगा, उसने किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया, तो निगमन विधि नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिका और भावना एक अर्धवृत्ताकार पथ पर अलग अलग बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ना आरंभ करती हैं। यदि वे समान चाल से दौड़ते हुए जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां से पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस चली जाती हैं, तो उन दोनों के द्वारा चली गई कुल दूरी होगी क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मान लीजिए आधा वृत्त,
वर्णिका और भावना नाम की दो लड़कियां हैं। दोनों अर्धवृत्त पर अलग अलग बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दौड़ना प्रारंभ करती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, समान चाल से दौड़ती हैं। दोनों की चाल कम ज़्यादा नहीं है, समान चाल हैं। तो दोनों एक बार पहले ऐसे गई और उसके बाद एक बिंदु पर मिली, उसके बाद वहाँ से पुनः लौटकर अपनी जगह पर चली गई। तो क्या हुआ, एक बार अर्धवृत्त को पूरा उन्होंने घूमा और दोबारा फिर से अर्धवृत्त को घूमा, तो एक वृत्त पूरा हो गया। एक वृत्त की पूरी परिधि 2πr होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 2πr। एक बार उन्होंने, फिर से देख लेते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है, एक बार उन्होंने ऐसे घूमा, उसके बाद यहाँ पर मिलकर पुनः यहाँ से वापस अपनी जगह पर चली गई। तो क्या हुआ, पूरा एक बार आधा वृत्त एक बार में और दोबारा में पूरा वृत्त हो गया। तो पूरे वृत्त में की परिधि जो होती है वह 2πr होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो कक्षा 5 में पढ़ता है वह 1/2 और 1/3 को सही तरीके से हल कर लेता है। किसको, 1/2 प्लस 1/3 को, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि 1/2 तरबूज के 3 बराबर टुकड़े कैसे किए जाएंगे। इससे क्या स्पष्ट होता है। अब देखिए, भिन्नों को तो वह समझ रहा है, भिन्नों का जोड़ भी समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, वह किसी चीज़ को बांट नहीं सकता भागों में। तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसे भिन्नों की अवधारणा का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पर जोड़ तो आ रहा है तो भिन्न तो उसे मालूम है। विद्यार्थी को इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता की समझ नहीं है। भिन्न का अध्याय कक्षा 5 के लिए कठिनाई स्तर का है। अब भिन्न का जोड़ उसे आता है, मतलब भिन्नों को समझ रहा है, कठिनाई स्तर का भी नहीं होगा। उसे भाग संबंधी गणनाओं का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी को इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता की समझ नहीं। उसे एक क्वेश्चन दिया गया और उसने उसे सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर उसे एक तरबूज दिया गया, उसे 3 भागों में बांटने के लिए, आधा तरबूज दिया गया और 3 भागों में बांटने के लिए कहा गया, तो वह उसे नहीं कर पा रहा है। तो उसे गणितीय तुल्यता की समझ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक नहीं है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना आवश्यक है। ये विभिन्न दिशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना ये भी आवश्यक है। गणित की जो समस्याएं हैं उनको भिन्न दिशाओं में समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, ये भी राइट है। अब यहाँ पर कह रहा है विकास में आवश्यक नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। हल करने की विधि को समझना, किसी भी चीज़ को सीधे हल करने की विधि को समझ लेना ये आवश्यक नहीं होता। बाकी क्रमबद्ध रूप से समझना, गणितीय समस्याओं को समझना और प्रत्ययों को या संकेतों में प्रकट करने को समझना, ये सभी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न ज्ञात किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, बच्चों की कठिनाई स्तर का पता लगाया जाता है, किस कारण से उसको किसी क्षेत्र में कठिनाई आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित कठिन होना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निदानात्मक परीक्षण द्वारा निम्न ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है, छात्रों के लिए कठिनाई क्षेत्र व उनके द्वारा जो त्रुटियां की जा रही हैं उसके कारण को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी वर्ग और आयत में विभेद कर सकता है जब उसे दोनों की समानता और असमानता का ज्ञान हो, दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके, दोनों को देखते ही चित्र बना सके, उपरोक्त सभी। तो एक विद्यार्थी वर्ग और आयत में विभेद कब कर पाएगा, जब वह दोनों की समानता और असमानता को जानता होगा। क्या दोनों में समान होता है, क्या दोनों में असमान होता है, जब वो इस चीज़ को जानेगा तभी वह वर्ग और आयत में विभेद कर पाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। किसने यह कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, हिटलर ने, आर्यभट्ट ने, नेपोलियन ने या भास्कराचार्य ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन नेपोलियन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। शिक्षिका का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। कंठस्थ करना, याद करना बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी क्वेश्चन पॉजिटिव हो और ऑप्शन में याद करना, कंठस्थ करना हो, उसको तुरंत काट दीजिए। नेक्स्ट है, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में सहायता करना। अब यहाँ पर देखिए, परिभाषाओं पर आधारित, किसी चीज़ की परिभाषा को याद कर लेना, परिभाषा को सिर्फ पढ़ना, ये गलत बात है, बल्कि किसी भी विषय वस्तु को समझना चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे भी देखिए परिभाषा वर्ड आ गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऐसा क्यों कर रही है शिक्षिका, विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित क्यों करवा रही हैं बच्चों से? इसलिए क्योंकि छात्र जो हैं वह विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज की अवधारणा को समझ सकें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।